हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे YouTube चैनल पैथोगुरु में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम DMLT, BMLT और MMLT के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे उनको लैब से संबंधित ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम एंटीजन के स्ट्रक्चर और एंटीजन की एंटीजेनिसिटी या उसकी घातकता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में समझेंगे। हमारे एंटीजन के पहले भाग वाले वीडियो में हमने एंटीजन की परिभाषा और एंटीजन के विभिन्न प्रकारों को समझा था और जाना था कि फॉरेन एंटीजन, ऑटो एंटीजन, एलो एंटीजन, जीनो एंटीजन, सुपर एंटीजन और हेटेरोफाइल एंटीजन क्या होते हैं और उनका महत्व समझा था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एंटीजन के स्ट्रक्चर को भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में एंटीजन की परिभाषा को देखा था और समझने का प्रयास किया था कि एंटीजन वे पदार्थ हैं जो शरीर में प्रवेश करने के बाद इम्यून सिस्टम को प्रेरित करते हैं और इम्यून सिस्टम को प्रेरित करने के बाद एंटीबॉडी बनाने का कारण होते हैं। एंटीजन प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स के पदार्थ होते हैं जो किसी कोशिका के सतह पर या कोशिका के आंतरिक कोशिकीय भागों पर पाए जाते हैं या कोशिका द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले टॉक्सिन्स, केमिकल्स होते हैं। एक एंटीजन शरीर के बाहर के वातावरण के पदार्थ हो सकते हैं, जैसे केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस या परागकण हो सकते हैं जो शरीर में पहुंचकर इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यदि हम किसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को ध्यान से देखने का प्रयास करें तो हमें इस सेल वॉल पर कई पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन के बने स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो एंटीजन की तरह व्यवहार करते हैं। और यह एंटीजेंस या यह बैक्टीरिया जब बॉडी में प्रवेश करता है तो टिश्यू को डैमेज करते रहते हैं और कई गुना मल्टीप्लिकेशन करके अपने जैसे अरबों खरबों बैक्टीरियाओं को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। यह बैक्टीरिया कई तरह के एंजाइम्स और एक्सोटॉक्सिन्स को भी उत्सर्जित करते हैं जो मनुष्य की इम्यून सेल्स को नष्ट करते हैं। इन एंटीजन के स्ट्रक्चर पर कई ऐसे स्पॉट्स होते हैं या ऐसे कई स्थान होते हैं जहां से ये किसी सेल से जुड़कर उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इन स्पॉट्स को या स्थानों को एपिटोप्स कहा जाता है। यहां से ही ये अपनी घातकता, एंटीजेनिसिटी को प्रदर्शित करते हैं। इन एपिटोप्स को डिटरमिनेंट्स भी कहा जाता है। इन खास स्थानों की घातकता या एंटीजेनिसिटी को रोकने के लिए ही मानव शरीर में एक खास प्रोटीन से बनता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी ही इन एंटीजन के उन खास स्थानों पर या एपिटोप्स पर जाकर जुड़ जाती है और उसकी एंटीजेनिसिटी या घातकता को निष्क्रिय कर देती है। एंटीबॉडी के उन स्थानों को जहां यह एंटीजन के एपिटोप से जुड़ती है उन्हें पेराटोप्स कहा जाता है। पेराटोप्स एपिटोप्स की घातकता या एंटीजेनिसिटी को नष्ट कर देते हैं। इन्हीं एपिटोप्स और पेराटोप्स की जुड़ने की क्रिया का उपयोग करके हम लेबोरेटरी में कई बीमारियों के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है, जिसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन को मरीज के सीरम में विद्यमान टाइफाइड एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करा के एग्लूटिनेशन की ऑब्जर्व किया जाता है।
अब यदि साल्मोनेला बैक्टीरिया के एंटीजन को पहचानने का प्रयास करें तो इसके सेल वॉल पर कई तरह के एंटीजेंस पाए जाते हैं। सोमेटिक एंटीजेंस को ओ एंटीजन कहा जाता है, फ्लैजेलर एंटीजन को एच एंटीजन, वायरुलेंस या सरफेस एंटीजन को वीआई से प्रदर्शित करते हैं। फिमरी एंटीजन को एंटीजन एफ से प्रदर्शित किया जाता है और कैप्सुलर एंटीजन को के से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी एंटीजन के लिए उसकी घातकता या एंटीजेनिसिटी काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसका उपयोग करके वह मनुष्यों की बॉडी को, उनकी सेल्स को डैमेज करता रहता है। तो आइए देखते हैं कि एंटीजन की एंटीजेनिसिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एंटीजन की एंटीजेनिसिटी को प्रभावित करने के लिए जो कारक विद्यमान होते हैं उनमें से साइज, केमिकल नेचर, ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम्स, फॉरेननेस, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, आइसो स्पेसिफिसिटी, आउटो स्पेसिफिसिटी, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी और हेटेरोजेनिक या हेटेरोफाइल स्पेसिफिसिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर हम एंटीजन की साइज की बारे में बात करें तो एंटीजन का साइज अगर लार्ज मॉलिक्यूल से हैं तो वो हाईली एंटीजेनिक होंगे और लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले अगर कोई पदार्थ हैं तो वो नॉन एंटीजेनिक या वीक एंटीजेनिक होंगे। मॉलिक्यूलर साइज अगर 1,00,000 से ऊपर है तो वो हाईली इम्यूनोजेनिक होगा और अगर मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम आता है तो वह नॉन इम्यूनोजेनिक होगा। अगर 10,000 से 1,00,000 के बीच में कोई पदार्थ आते हैं तो वो इम्यूनोजेनिसिटी को कई तरीके से व्यक्त करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटीजन का केमिकल नेचर उसकी एंटीजेनिसिटी को कैसे प्रभावित करता है। प्रोटीन जो रहते हैं वो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं। प्रोटीन के बाद ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन्स इस श्रेणी में आते हैं। प्रोटीन के बाद पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स के बाद लिपिड्स और लिपिड्स के बाद में कुछ न्यूक्लिक एसिड जो रहते हैं एंटीजेनिसिटी को प्रभावित करते हैं। अब यदि ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यूज एंजाइम्स की बात करें तो वे एंटीजेंस जो मेटाबोलाइज हो जाते हैं या एंजाइम्स की एक्शन के लिए ससेप्टेबल होते हैं, वे एंटीजन की तरह व्यवहार करेंगे। कोई सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो किसी भी टिश्यू एंजाइम्स के लिए ससेप्टेबल नहीं हैं, वे नॉन एंटीजेनिक होंगे। वे एंटीजेनिक पदार्थ जो आसानी से मेटाबोलाइज नहीं हो सकते हैं, वे एंटीजेनिक की तरह कार्य नहीं करते हैं। एंटीजन को प्रभावित करने के लिए उसके फॉरेननेस या उसका बाहरी वातावरण से बॉडी में प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है। इस कड़ी में एंटीजन जितना नॉन सेल्फ या बाहरी पदार्थ होगा वो उतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स प्रदर्शित करेगा। बॉडी के स्वयं के एंटीजेंस एंटीबॉडी को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है। फॉरेननेस की डिग्री को अगर देखें तो ये ऑटोजेनिक, सिनर्जेनिक, एलोजेनिक और जेनिक होती है। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी या उसकी विशिष्टता की बात करें तो एंटीजन पर लगने वाले डिटर्मिनेंट्स उसके इपिटोप्स ही उसको स्पेसिफिक बनाते हैं और उस इपिटोप्स की पोजीशन ही उस एंटीजन की घातकता को, एंटीजेनिसिटी को व्यक्त करती है। अब यदि किसी स्पेसिफिक स्पीसीज की बात करते हैं तो एक ही जाति के सभी व्यक्तियों में जो टिश्यू पर एंटीजन लगे रहते हैं वो उसकी जाति की विशिष्टता को व्यक्त करते हैं। यह हमें उस जाति के इवोल्यूशन को व्यक्त करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ कोई फॉरेंसिक उपयोग में भी उसका उपयोग किया जाता है, जैसे ब्लड सैंपल या सेमिनल फ्लूइड के सैंपल को लिया जाता है जो उसकी जाति को व्यक्त करता है। अब यदि आइसो स्पेसिफिसिटी की बात करें
तो आइसोस्पेसिफिसिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हमें ब्लड ग्रुप एंटीजन के रूप में दिखाई देता है, जहां पर एक ही जाति के व्यक्तियों में अलग अलग आरबीसी पर अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देते हैं जो आइसो एंटीजेंस या आइसो स्पेसिफिसिटी को प्रदर्शित करते हैं। एक ही एंटीजन जब दूसरे की बॉडी में जाता है तो वो एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करता है। यदि ऑटो स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो बॉडी के जितने भी सेल्फ एंटीजन हैं, ऑटो एंटीजन हैं, उनके लिए कोई इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, परंतु कुछ केसों में जैसे लेंस के प्रोटीन और स्पर्म के लिए यह बॉडी सेल्फ एंटीजन की तरह व्यवहार नहीं करती है, क्योंकि यह बॉडी में बाद में बनाए जाते हैं, इसलिए इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। ऑर्गन स्पेसिफिसिटी की बात कर लेते हैं तो कुछ ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, किडनी, लेंस प्रोटीन जो है वह विभिन्न जातियों के जीवों में समान एंटीजन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर भेड़ और मनुष्य के ब्रेन्स की बात करें तो कुछ एंटीजन्स को वे समान रूप से व्यक्त करते हैं। अब हेटेरोफाइल स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो हेटेरोफाइल एंटीजन हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हेटेरोफाइल एंटीजन वे होता है जो एक ही जाति को छोड़कर कई अन्य जाति के जीवों में भी पाए जाते हैं और ये अपने एंटीजन को शेयर करते हैं। अब यदि एक ही जाति में कुछ एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और उसके लिए अगर एंटीजन अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरी जाति के एंटीजन को लेकर एंटीबॉडी को चेक किया जा सकता है। इसी क्रम में कुछ टेस्ट जिनका हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसका नाम है फोर्समैन एंटीजन और वेल-फेलिक्स रिएक्शंस, पाउल बर्नल रिएक्शंस, कोल्ड एग्लूटिनेशन रिएक्शंस को भी हम उपयोग करते हैं, जिसमें हम किसी अन्य जाति के एंटीजन का उपयोग करके मनुष्यों में बनने वाली एंटीबॉडी को चेक करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। थैंक्स।